सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमने 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी थी एनडीए फिजिक्स के लिए। आज इसका है 7th पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल इफ द लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज ट्वाइस दैट बी, then their resistance R and R, एक मिनट, R डैश होना चाहिए था, एक R डैश एंड R A इन द रेशियो। अच्छा, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है, ठीक है, इसको R डैश मान लीजिए और ये है हमारा R इन, ए नहीं आएगा, R इन द रेशियो। तो हमें रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है, जबकि हमें क्या गिवन है, लेंथ भी गिवन नहीं है, बस ये बताया गया है कि इसका 2 टाइम्स है। टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी, तो मान लेते हैं एक वायर है ये ए, ठीक है, और एक वायर ये है बी। तो 2 वायर्स हमारे पास हैं ए और बी, मेड ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल सेम है इनका इसका मतलब क्या है, मटेरियल सेम करने का क्या मतलब था इनका। हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, है ना, रो एल बाई ए हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और अगर सेम मटेरियल है तो दोनों के लिए जो रो होता है वो होती है रेजिस्टिविटी। रो होता है हमारे पास रेजिस्टिविटी। तो अगर हमारे पास मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ द मीडियम पे। तो जैसे ही हम मटेरियल चेंज कर देंगे वैसे ही रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। पर यहाँ पर मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, मटेरियल बोला सेम है, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। आर मेड ऑफ सेम मटेरियल इफ द लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ ए। लेंथ ऑफ बी क्या है, ट्वाइस ऑफ ए है। इसका मतलब अगर मैंने इसको बोल दिया L1, तो लेंथ ऑफ बी 2 टाइम्स ऑफ L1 हो जाएगा, है ना। लेंथ ऑफ बी इज द ट्वाइस ऑफ L1, सॉरी ट्वाइस ऑफ द वायर ऑफ ए की वायर के डबल है तो 2L1 हमने लिख दिया ऑफ ए एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। और रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन समझ में आ रहा है ना आपको। ये मैं थोड़ा इसको सिलेंड्रिकल बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। वायर वैसे सिलेंड्रिकल ही होती है ना। ये हमारा L1 है और ये हमारा हो जाएगा L2। ये हमारे पास हैं 2 वायर, एक L1 और एक दूसरा, सॉरी एक है A एक है B, और B की जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ A है, ठीक है, इतना ठीक है। इसके बाद एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ A, रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन A, रेडियस भी होगी इसकी, है ना। ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बोलते हैं ना। तो इसकी रेडियस हमें गिवन है ऑफ A इज ट्वाइस। अब बोल रहे हैं इसकी अगर रेडियस R1 है और ये वाली रेडियस अगर यहाँ वाली रेडियस, ये वाली रेडियस अगर R2 है, तो क्या बोल रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए, रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज ट्वाइस, तो R1 इज ट्वाइस ऑफ R2, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें 2 चीजें गिवन है, एक तो R1 इक्वल्स टू 2R2 और एक L1 इक्वल्स टू 2L1, ठीक है। L1 इक्वल्स टू, सॉरी वेरी सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हमने लिखने में कर दी। वायर तो L2 होगी, है ना, वायर तो L2 होगी, और ये L2 वायर, ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ L1 के। तो L2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ L1। तो ये 2 चीजें हमें
पता है, और बोला है इसका रेजिस्टेंस आर डैश है और इसका रेजिस्टेंस आर है, आर डैश और आर है, और हमें फाइंड करना है इन दोनों का रेशियो। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए एक बार आर डैश निकाल लेते हैं। आर डैश क्या आएगा, क्या आएगा आर डैश हमारे पास, रो एल बाई ए हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो रो दोनों के लिए सेम, यहाँ की एल यानी लेंथ L1 और एरिया यहाँ का क्या है। अब देखो ये जो एरिया है ये सर्कुलर है, ऐसे सर्कल है, तो रेडियस जो भी होगी इसकी आर, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। तो पाई और रेडियस R1 है तो R1 का स्क्वायर, ठीक है, हमने लिख दिया आर डैश को। इसके बाद हमें लिखना है आर, इसके लिए हम रेजिस्टेंस लिखना चाहेंगे आर इक्वल्स टू फिर से रो, इसकी लेंथ क्या है L2 अपॉन में एरिया, अब इसके लिए R2 रेडियस है तो पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया R और ये R डैश, ये R और ये R डैश। अब रेशियो निकालने के लिए क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमें निकालना है R डैश अपॉन में R, ठीक है, R डैश अपॉन में R, तो ये वैल्यू लिख देते हैं। R डैश कितना है, रो L1 अपॉन पाई R1, L1 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अपॉन रो L2 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, रो रो कैंसिल हो रहा है, पाई पाई कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ मल्टीप्लाई ये यहाँ मल्टीप्लाई, ऐसा होता है। तो R डैश अपॉन में R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, L1 इंटू R2 का स्क्वायर। मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए सबको, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये L2 इंटू R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये रिलेशंस अब हम ये रिलेशंस रख देंगे जो हमें L1 और L2 के पता थे। देखो L2 हमारे पास कितना था, 2 टाइम्स ऑफ L1 था, है ना, एक ये रिलेशन हमें गिवन है। दूसरा क्या रिलेशन था, दूसरा हमारे पास रिलेशन था R1 इक्वल्स टू 2R2, R1 इक्वल्स टू 2R2, ठीक है। तो अब इनको रख देते हैं ताकि हम कैंसिल कर पाए, ऐसे रखना है कि हम कैंसिल कर पाए। L1 कितना है, L1 तो L1 है, ठीक है, L1 को नहीं छेड़ते हैं। R2 का स्क्वायर, तो R2 के स्क्वायर को भी ऐसे ही रखते हैं, नीचे वैल्यूज रख देंगे ताकि कैंसिल हो जाए। L2 कितना था, 2L1, है ना, 2L1 इंटू R1 कितना था, 2 टाइम्स ऑफ R2, तो 2 टाइम्स ऑफ R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर करना मत भूलना, 2 टाइम्स ऑफ R2 का होल स्क्वायर। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, ये दोनों रिलेशंस को हम रखते हैं यहाँ नीचे थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो R1 अपॉन R डैश, सॉरी R डैश अपॉन R इक्वल्स टू क्या आ गया, L1 R1 का स्क्वायर अपॉन में, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 जार 4 हो जाएगा, 4 2 जार 8, ठीक है, यहाँ पर बचेगा L1 और यहाँ R2 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर हमने लिखने में गलती कर दी, यहाँ पर R1 नहीं है, यहाँ पर है R2, ये हमारा है R2 का स्क्वायर, ठीक है। R2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर कैंसिल, L1 L1 कैंसिल, तो R डैश इक्वल्स अपॉन R इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 अपॉन में 8। इसका मतलब रेशियो हमारे पास है 1:8, 1:8, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया। पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद रेजिस्टेंस निकाला, ये रिलेशंस निकाले, पहले रेजिस्टेंस निकाला बिना इन रेशियोज को रखे हुए,
सॉरी इन रिलेशन को रखे हुए, बिना इन रिलेशन को रखे हुए हमने पहले फॉर्मूला निकाले। फॉर्मूला निकालने के बाद हमने दोनों का डिवाइड कर दिया, क्योंकि रेशियो तभी तो निकलेगा, डिवाइड कर दिया। उसके बाद R1 R' कर दिया, फिर रिलेशंस की वैल्यू रख दी, कट गया 1:8 आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ये काफी आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:8। 2014 में आया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब तो ये बच्चा भी बता देगा। इसमें क्या होता है, करंट बहुत इंक्रीज हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है शॉर्ट सर्किटिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन डे ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड फॉर। तो वन डे ग्राफ जनरेटर यूज होता है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन डे ग्राफ जनरेटर क्या करता है, तो क्या करता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द करंट वोल्टेज I और V प्लॉट अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज गिवन अबव द डिवाइस इज। अच्छा, ये हमें ग्राफ दिया है और हमें बताना है कि ये किसका ग्राफ है। तो देखो, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज, वेलोसिटी बोल रहा हूँ मैं, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I हो रहा है ना, V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब ये V इज प्रोपोर्शनल टू I किसके लिए होता है, ओमिक रजिस्टर के लिए, है ना, ओमिक। अब आई होप आपको पता होगा ओमिक रजिस्टर्स क्या होते हैं। ओमिक रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और ओम्स लॉ के ओमिक रजिस्टर्स हम किनको बोलते हैं, कंडक्टर्स को। ठीक है, तो ना ये सेमीकंडक्टर होगा, अ कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ। ठीक है, ओमिक रजिस्टर है ये ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, उसको क्या बोलते हैं, ओमिक रजिस्टर। और यहाँ पर लिखा है कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ। ठीक है, सुपर कंडक्टर नहीं है, अनइंसुलेटर नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाला है। हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी बार मैग्नेट हैज वन नॉर्थ पोल एंड वन साउथ पोल। और स्टेटमेंट सेकंड है, मैग्नेटिक पोल्स अगर इन पेयर। ठीक है, तो इसका बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऐसा करके क्वेश्चन आता है हमारे पास। मतलब पहले तो हमें स्टेटमेंट 1 चेक करना है ये सही है कि नहीं, तो पहले चेक करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी बार मैग्नेट हैज वन नॉर्थ पोल एंड वन साउथ पोल। तो ये बोल रहा है कि ये नेसेसरी नहीं है, पर ये नेसेसरी है। ठीक है, कैसे नेसेसरी है, जैसे अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो इसका एक नॉर्थ होगा ही होगा और एक साउथ होगा ही होगा। अगर हम इसको ब्रेक भी कर दें तो ब्रेक करने के बाद इस तरफ वाला हमारे पास हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ, और ये टूटने के बाद इस तरफ वाला हो जाएगा साउथ और ये वाला नॉर्थ। ठीक है, तो ये बात, पहली बात गलत है। दूसरी बात है, मैग्नेटिक पोल्स अकर इन पेयर। हाँ, मैग्नेटिक पोल्स पेयर में ही अकर होते हैं, पेयर ही होगा, नॉर्थ और साउथ ही होगा, नॉर्थ अकेले नहीं होगा किसी भी मैग्नेट में। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। गलत, स्टेटमेंट 1 को ट्रू बोल दिया इसने तो गलत है। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नहीं, इंडिविजुअली ट्रू बोल दिया तो नहीं है, दोनों नहीं है, बस ये वाला है नीचे वाला। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो हमारे पास डी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं एनडीए में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इज नॉट नेसेसरी नहीं है, इज नेसेसरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वर्किंग ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन इन्वॉल्व्स। तो माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन
ऑफ माइक्रोवेव बाय मैटर। मैटर क्या करता है, माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब कर देता है ना। जैसे एक ओवन है हमारे पास, इसके अंदर हम कोई भी फूड आइटम रखते हैं, जैसे हमने क्या रख दिया इधर, बर्गर रख दिया, बर्गर, ये रहा बर्गर। तो इसको ये गर्म कैसे करता है, ये भेजता है माइक्रोवेव्स। कैसे वेव्स, माइक्रोवेव्स। और माइक्रोवेव्स भेजने पर इसके अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनको गर्म कर देगा। वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, ये वाइब्रेट, हाँ सॉरी, वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट करने से उनकी एनर्जी बढ़ती है और वो एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो ये वाइब्रेट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव बाय मैटर। मैटर क्या करता है, माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब करता है, वाइब्रेट होता है, फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। रिसेप्शन ऑफ माइक्रोवेव बाय ऑप्टिकल फाइबर नहीं, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय साइमल्टेट एमिशन ऑफ रेडिएशन नहीं, ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोवेव्स थ्रू अ मेटल नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू इज प्रोजेक्टेड विथ सर्टेन वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल। ठीक है, हमने कल भी मतलब पहली क्लास में हमने बात करी थी, मतलब जब ये क्वेश्चन आया था ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था। एक प्लस क्यू चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही, इसी तरफ क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किससे शो करते हैं, बी से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं बी से। बी की डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है। तो इसके लिए हमने कौन सा रूल लगाया था, राइट हैंड पाम रूल, या सॉरी राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि हमें सॉरी एक बार राइट हैंड रूल देख लेते हैं। राइट हैंड रूल क्या था कि हमें अपनी उंगलियों को कर्ल करना है, नहीं एक मिनट, हाँ सॉरी राइट हैंड पाम रूल। तो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपना थंब रखना है, या फिर नहीं, एक मिनट, हाँ इसके लिए पहले फॉर्मूला लगाना था, सॉरी वेरी सॉरी, इसके लिए पहले फॉर्मूला लगाना था। क्या था फॉर्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी क्रॉस बी, एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। और यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ है और बी इस तरफ है, और हमें v क्रॉस बी निकालना है। v क्रॉस बी से हमें फोर्स की डायरेक्शन का पता लग जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, v क्रॉस बी निकालना है। v क्रॉस बी कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल बोल दिया है क्वेश्चन में। तो अगर v क्रॉस बी 0 तो फोर्स भी 0। ठीक है, अच्छा हाँ वो ये था कि अगर ये परपेंडिकुलर हो तो। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल एक बार मैं समझा देता हूं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और पार्टिकल जा रहा है अंदर की तरफ, पार्टिकल जा रहा है अंदर। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हमें ये वाली फिंगर कहाँ पॉइंट करनी है, जिस तरफ चार्ज जा रहा है, चार्ज इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये बीच वाली फिंगर हमें कहाँ पॉइंट करनी है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो इस पर जो फोर्स लगेगी ये लगेगी ऊपर की तरफ, जिस तरफ हमारा थंब है। ठीक है, इस तरफ हमारा मोशन हो रहा है चार्ज का, इस तरफ हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा। इस तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये था हमारा लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का। इसके बाद हमारा राइट हैंड पाम रूल था। पाम रूल में क्या करना है, हमने जो ये वाली फिंगर्स हैं आगे वाली, इसको उस डायरेक्शन में रखना है जिस तरफ चार्ज मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इस तरफ रखा। और हमें ये वाला थंब उस तरफ करना है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ कर दिया। तो फोर्स लगी पाम की डायरेक्शन में, फोर्स लगेगी पाम की डायरेक्शन में, ये और ये। तो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ को। तो ये था हमारा राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और ये पता करने के लिए, ये वाला पता करने के लिए हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ चार्ज in a magnetic field।
बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा ट्रेस हेलिकल पाथ। अब देखो हेलिकल पाथ क्या होता है, हेलिकल पाथ ये वाला पाथ है, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर मोशन भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो क्या ऐसा मूव करेगा? नहीं, ऐसा मूव नहीं करेगा। ट्रेस सर्कुलर पाथ, क्या सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा? फोर्स लगी नहीं रही है चार्ज पे, तो मूव ही क्यों करेगा? कंटिन्यूस इट्स मोशन विदाउट एनी चेंज, ऑप्शन नंबर सी। कम टू रेस्ट इंस्टेंटेनियसली, नहीं, हमारे पास सी वाला करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यू इट मोशन विदाउट एनी चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10th क्वेश्चन है, 10th नहीं 9th क्वेश्चन है। व्हेन यू वॉक ऑन अ वुलन कारपेट एंड ब्रिंग योर फिंगर नियर द मेटेलिक हैंडल ऑफ डोर, अन इलेक्ट्रिक शॉक इज प्रोड्यूस्ड दिस बिकॉज। अब देखो, जब हम ऐसी कारपेट पे चलते हैं जो वुलन की हो, वूल की बनी हो, और उसके बाद अगर हम कोई मेटल की चीज को छूते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियसली क्या लगता है? करंट लगता है। उस टाइम पर हमें करंट फील होता है। तो वो क्यों होता है? तो उसका रीजन है नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर्ड, एक मिनट, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर बॉडी टू हैंडल। तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम वूल की चटाई पर चले तो किसकी वजह से? रबिंग की वजह से हमारे अंदर क्या आ जाता है? हल्का सा चार्ज आ जाता है। अब चार्ज को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो हम जैसे ही मेटल को हाथ लगाते हैं तो वो चार्ज फ्लो होता है, और चार्ज के फ्लो होने को क्या बोलते हैं? करंट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन है नहीं है। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज हायर, नहीं। द ह्यूमन बॉडी एंड द हैंडल अराइव टू थर्मल इक्विलिब्रियम, नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, ये वाला है, चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम योर बॉडी टू द हैंडल। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वी यूज CFL टू सेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड टू प्रोवाइड सफिशियंट लाइट। द फुल फॉर्म है, इतना इजी क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CFL आया है क्वेश्चन 2015 में, देख लो, खुद से नहीं बनाया मैंने। CFL, तो CFL है हमारे पास कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आ गए, तो ये वाला नहीं है, कॉम्पैक्ट है। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टू लॉन्ग वायर्स ईच कैरिंग अ DC करंट in the same direction are placed close to each other. Which one of the following statement is correct? अच्छा, ठीक है, हमारे पास दो वायर्स हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं और एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें बताना है कि इनके बीच में क्या होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर भी हमें राइट हैंड पाम रूल से करना पड़ेगा। देखो, अब हमें ये पता है कि अगर हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो हम कैसे निकालते हैं? हम अपनी थंब को पॉइंट करते हैं करंट के डायरेक्शन में, और हमारी जो फिंगर्स होती हैं ये हमें बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड, है ना। हमने अपना थंब पॉइंट किया करंट के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन वाली फिंगर्स की वजह से हमें पता चलेगा। तो ये वाली फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से अंदर की तरफ है। ठीक है, अंदर की तरफ है, मतलब इस वायर में, अब इस वायर में देखते हैं, इस वायर में क्या होगा? हमें इस तरफ देखना है, बस इस वाले रीजन को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, ये बीच वाले रीजन को। तो यहां से हमने फिंगर्स करी, ये वाली थंब किया करंट के डायरेक्शन में, और ये हमारा जो ये वाली फिंगर्स हैं ये शो करेंगे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? इनवर्ड। समझ में आया? ये थंब हमने पॉइंट किया, ये बाहर की तरफ आ रहा है, हमने थंब पॉइंट किया करंट के डायरेक्शन में, बाहर की तरफ क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की वजह से इसको I2 बोल देते हैं, इसको I1 बोल देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड B2,
और ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है ना, ये ऐसा ठीक रहेगा। ये करंट I2 इसकी वजह से बाहर की तरफ B2, ये करंट I1 इसकी वजह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड B1। ठीक है, अब देखते हैं कि फोर्स किस तरह लगेगा दोनों पे। अब यहाँ पर फोर्स भी लगता है ना, क्योंकि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर लगा हुआ है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स लगेगी। वो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास राइट हैंड पाम रूल होता है। करंट की डायरेक्शन ये रही, अच्छा ठीक है, 1 मिनट। फिर उसके बाद हमें क्या पता करना है कि फोर्स का पता करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये बन रही है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस वायर पर हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो अलग अलग बना लेते हैं इनको, है ना। I1 में अलग अलग बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा है B1 आ रहा है ऐसे बाहर की तरफ को, बाहर की तरफ, और करंट ऊपर की तरफ। तो कैसे निकालेंगे, थंब करेंगे, सॉरी हाँ, राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल, हमें ये वाली फिंगर्स करनी है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे तो ठीक है, तो इसके लिए भी है राइट हैंड पाम रूल। तो हमें ये फिंगर्स करनी है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है तो हमने बाहर की तरफ कर दिया, और हमें थंब पॉइंट करना है करंट के डायरेक्शन में, थंब पॉइंट करना है करंट के डायरेक्शन में, और हमारी जो पाम होगी वो हमें बताएगी फोर्स की डायरेक्शन। तो इस तरफ लग रहा है, ठीक है। ये फिंगर मैंने इस तरफ करी, करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, फोर्स लगी इस तरफ को, फोर्स लगी इस तरफ को, लगी ना, ये और ये, तो इस तरफ फोर्स लगेगी। ठीक है, इस तरफ फोर्स लगेगी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स लगेगी पाम के डायरेक्शन, पाम के डायरेक्शन ये है, तो फोर्स इस तरफ लगेगी, तो ये इस तरफ लग गई फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद I2 पर देखते हैं, I2 पर कैसा रहेगा। ये हमारा I2 है और ये अंदर की तरफ जा रही है, तो फिर से वही करना है, इन वाले फिंगर्स को पॉइंट करना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और थंब को पॉइंट करना है करंट के डायरेक्शन में, और हमारी जो पाम होगी वो बताएगी फोर्स के डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा हाथ, ये फिंगर्स, ये करंट की डायरेक्शन, फोर्स लगा इस तरफ, तो इस पर भी फोर्स लगेगा इस तरफ, तो दोनों पर फोर्स लगेगा, एक का इस तरफ लग रहा है, एक का इस तरफ लग रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर वायर्स क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, द वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पूरा डायरेक्शन का खेल था ये। वैसे याद भी रख लीजिए, याद रखना शायद मेरे लिए, मतलब आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए तो है ही। ये I1 और I2 अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट। दो वायर्स में अगर करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और वो पैरेलल रखी हैं तो तब होंगी वो अट्रैक्ट, और अगर करंट दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, एक नीचे और एक ऊपर, तो तब करेंगे ये रिपल। ठीक है, तब वो रिपल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन से भी निकाल सकते हो और ये भी याद रख सकते हो। सपोज कभी ये याद ना आए तो फिर डायरेक्शन से एक बार निकाल लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 3 equal resistance when combined in series are equivalent to 90 ohm. Their equivalent resistance when combined in parallel will be। ये शायद हमने करा है या फिर पता नहीं, मैं भूल गया। 3 हमारे पास क्या हैं, रजिस्टर्स हैं और इक्वल रजिस्टर्स हैं, R और R। तो जब इनको सीरीज में जोड़ते हैं तो इनका आंसर कितना आता है, 90 ओम, है ना, 90 ओम। तो सीरीज में जोड़ देते R प्लस R, 3R इक्वल्स टू 90, तो R इक्वल्स टू 90/3, मतलब 30 ओम। मतलब एक रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है 30। अब इसके बाद बोला है इनको पैरेलल में जोड़ दो, तो पैरेलल में जोड़ देते हैं। ये भी 30 हो जाएगा, 30 ओम और ये भी 30 ओम, तीनों की तीनों 30 ओम।
अब इनको पैरेलल में जोड़ देते हैं एक बार, तो 1/r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, और ये 1 + 1 + 1 3, तो 1/10, मतलब R कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम। R कितना आ गया हमारे पास, 10 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज x ओम। ठीक है, अब लिख लेते हैं पहले इंफॉर्मेशन। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, एक रेजिस्टेंस, एक वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ठीक है, और इज x ओम, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है x ओम। इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस वुड बिकम। अब बोला कि इसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, खींच करके डबल कर दिया, तो अब लेंथ कितनी हो गई, 2L। ठीक है, और एरिया, एरिया बताया नहीं उन्होंने, डबल इट्स लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस वुड बिकम, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। हाफ तो नहीं ले सकते ना क्योंकि बताया नहीं है, तो एरिया के बारे में बात नहीं करते हैं। इट्स रेजिस्टेंस वुड बिकम, तो यहां से अगर हम रेजिस्टेंस निकाले तो वो क्या आता है, R इक्वल्स टू रो L/A, है ना, X इक्वल्स टू रो L/A होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से एक चीज कॉमन रहेगी दोनों में, क्या, इनका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना, वॉल्यूम तो सेम रहेगा और रो भी सेम रहेगा, रो यानी डेंसिटी। तो रो इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, रो इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, रो इंटू एम। पर ये करने की जरूरत है क्या, एक मिनट। अब यहां से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं एक बार, क्या आ जाएगा, रो L अपॉन में A। यहाँ से क्या रेजिस्टेंस आ गया, रो L अपॉन में A। यहाँ से रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, X इक्वल्स टू, यहाँ से, यहाँ तो X नहीं होगा, यहाँ ले लेते हैं R डैश, R डैश इक्वल्स टू रो 2L अपॉन में, अब A हमें नहीं पता है कितना है, तो ये भी A डैश बोल देते हैं। ठीक है, A डैश बोल देते हैं। अब हमने बोला कि वॉल्यूम दोनों में सेम रहेगा, वॉल्यूम दोनों में सेम रहेगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो इसका एरिया है ए और इसका लेंथ है L, है ना, एरिया इंटू लेंथ, और यहाँ का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया A डैश इंटू 2L, है ना, V इक्वल्स टू A डैश इंटू 2L। तो यहाँ से A डैश निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। तो AL इक्वल्स टू A डैश 2L, AL इक्वल्स टू A डैश 2L। तो ये 2 से, सॉरी 2 नहीं, A से L सॉरी L से L कैंसिल, तो यहाँ से A डैश कितना आ गया, A अपॉन में 2। A डैश कितना आ गया हमारे पास, A अपॉन में 2। तो अब जरा A डैश की वैल्यू रख लेते हैं, तो R डैश इक्वल्स टू रो 2L, और ये हो जाएगा A अपॉन में 2। ठीक है, तो यहां से मेन डिवाइडर ये है हमारे पास, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये ऊपर, तो ये हो जाएगा R डैश इक्वल्स टू रो 2 2 4L, 4L अपॉन में A, 4L अपॉन में A। तो R डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब हमें ये X की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो जरा इस फॉर्मेट में इसको ले आते हैं। तो इस फॉर्मेट में कैसे लाएंगे, रो L अपॉन में A इंटू में L, सॉरी इंटू में 4 इंटू में 4। अब देखो रो L बाई A क्या था हमारे पास, X, तो R डैश कितना आ गया,
आर डैश कितना आ गया 4x, है ना, आर डैश कितना आ गया 4x। तो हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4x ओम। ठीक है, x हमारे पास रेजिस्टेंस था, रो एल बाई ए, वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, यहाँ से ए एल, वहां से ए डैश 2l। तो यहाँ हमने ए डैश की वैल्यू रखी, फिर यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस, जो नया रेजिस्टेंस था वो आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन इमेजिनरी। अब ये एक वर्टिकल प्लेन होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये एक वर्टिकल प्लेन होता है। वर्टिकल प्लेन passes geographical north and magnetic north, ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ ये दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। जैसे ये हमारे पास एक अर्थ है हमारे पास ये, तो अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड होती है ना, अर्थ थोड़ी टिल्टेड होती है। इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, GN लिख दो इसको। ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये होता है हमारे पास ज्योग्राफिकल साउथ, इसी को बोलते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ज्योग्राफिकल नॉर्थ को नॉर्थ पोल बोलते हैं, और ज्योग्राफिकल साउथ को क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। पर एक हम प्लेन बनाते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन जिसको बोलते हैं, ये होता है वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ। अब देखो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये है ना, तो यहां से एक प्लेन बनाएंगे वर्टिकल प्लेन, जो इसको भी कट करेगा, और किसको कट करेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ को। अब देखो ये वाला पॉइंट ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये वाला पॉइंट ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास मैग्नेटिक साउथ है, मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, ये बात आपको पता होगी कि जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो रियल में नॉर्थ थोड़ी होता है, वो साउथ होता है। इसलिए हम जब कंपास भी मतलब कंपास में हम देखते हैं डायरेक्शन, तो ये जो हमारी नॉर्थ वाली सुई है, सॉरी, जो नॉर्थ वाली सुई होती है वो किसकी तरफ डायरेक्ट हो जाती है, नॉर्थ पोल की तरफ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ। पर वो अलाइन किसके साथ होती है, मैग्नेटिक साउथ से, है ना, क्योंकि चुंबक का जो नॉर्थ पोल होता है वो साउथ पोल की तरफ डायरेक्ट करेगा ना, तो मैग्नेटिक पॉइंट से वो मैग्नेटिक क्या है, साउथ है तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, पर उसको बोलते क्या है, मैग्नेटिक साउथ। अब ये आसपास ही है लगभग, तो लगभग सेम मान लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ, और इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो गया है आपको। एक बार मैं दोबारा बताता हूं। जब हम कंपास में डायरेक्शन देखते हैं, जब हम कंपास में डायरेक्शन देखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखाता है, इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ, ऐसा होता है ना, नॉर्थ और साउथ। अब ये खुद में एक क्या है, बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट में नॉर्थ तरफ, एक मिनट में दोबारा बना देता हूं थोड़ा सुंदर सा डायग्राम। ये वाला पॉइंट नॉर्थ होता है, ये वाला साउथ। ये खुद में एक क्या होता है, बार मैग्नेट बीच में फिक्स होता है, ये खुद में एक बार मैग्नेट है। तो जो नॉर्थ वाला है ये किसके साथ अलाइन होगा, अगर यहां पर मैं एक साउथ पोल रख दूं, एक साउथ पोल वाला मैग्नेट रख दूं, तो ये अट्रैक्ट करने लगेगा, तभी तो इसमें अलाइन होगा, है ना। अट्रैक्ट करने की वजह से ये साउथ से अलाइन होगा, ऐसा ही होता है। जैसे मैं एक बार मैग्नेट फिर से बना दूं, एक ये है N, ये है S, और ये मैं हल्का सा टिल्टेड कर दूं, ऐसे हल्का सा मैं टिल्ट कर दूं साउथ और नॉर्थ में, है ना, और मैंने ये दोनों लटका दिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आना चाहिए।
ठीक है, ये दोनों मैंने लटका दिए तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये घूम करके सीधा आ जाएगा। अगर ये वैक्यूम में है तो सपोज, क्योंकि वैसे सीधा तो होने वाला है क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, पर अगर वैक्यूम में बोले तो ये अपने आप इसके साथ अलाइन होने लगेगा यहाँ सीधे। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये खुद को क्या करने लगेगा, सीधा करने लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल है, सॉरी अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ के साथ अलाइन होगा, है ना, नॉर्थ वाला साउथ के साथ अलाइन होगा। और जब हम नॉर्थ देखते हैं तो हम बोलते हैं कि नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वहां पर साउथ है, रियल में नॉर्थ नहीं है। तो नॉर्थ बोलते हैं उसको, क्यों? क्योंकि वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और रियल में वो है क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ है, सॉरी मैग्नेटिक साउथ है। आई होप आपके दिमाग में खिचड़ी ना बनी हो तो ये मैग्नेटिक साउथ होता है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक मेरिडियन की बात कर रहे थे, ये क्या था? तो ये वर्टिकल प्लेन होता है, पासेस ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। अब ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, एक प्लेन हमें बनाना है, ये रहा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर इसको पास करते हुए जा रहा है वो। ठीक है, मैं ऐसे 2D में समझा नहीं पाऊंगा इसको, ऐसे काटते हुए जा रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ को और ज्योग्राफिकल नॉर्थ को। तो इसी प्लेन को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो ये याद रख लो, ये होता है वर्टिकल प्लेन, पासेस जो पास करता है ज्योग्राफिकल साउथ को और मैग्नेटिक नॉर्थ को। उल्टा भी बोल सकते हैं, ज्योग्राफिकल साउथ को और मैग्नेटिक साउथ को। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एट विच अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बिकम हॉरिजॉन्टल। अच्छा एट विच प्लेस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बिकम हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कब कहां पर हो जाती है? तो फिर से बना देते हैं अर्थ। अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे? अभी हमें बस मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ चाहिए। तो इस तरफ हमारा होता है मैग्नेटिक साउथ और इस तरफ होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, यहां पर गलती कर दी, एक कट नहीं करते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है कि हॉरिजॉन्टल कहां पर हो जाता है। तो देखो, अगर ये हमारे पास एक लाइन हम खींच दे और ये लाइन भी खींच दे, तो इस वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? इनको क्या बोलते थे हम? इक्वेटर बोलते थे, है ना। अगर हम अर्थ को सीधा बनाए ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के साथ, तो ये अगर हम दो लाइंस बना दें तो इस वाली लाइन को हम क्या बोलते थे? इक्वेटर बोलते थे। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। अलग अलग से नाम आ रहे हैं, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, और ये जो इक्वेटर बनी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब जो दोनों मैग्नेटिक हमारे पास पोल थे, मैग्नेटिक पोल्स थे, उनकी एक्सिस में ये वाली एक्सिस, ये वाली लाइन जो हमने खींची, इसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर। अब ये पूछ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल कहां पर हो जाती है, तो ये कहां पर होंगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। कहां पे? मैग्नेटिक इक्वेटर पे। अब देखो, ये वाला पॉइंट मैग्नेटिक इक्वेटर का है, ये वाला पॉइंट भी मैग्नेटिक इक्वेटर का है। अगर हम यहाँ पर खड़े हो जाएं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ जाती हुई दिख रही है ना, इस तरफ जाती हुई दिख रही है, इस तरफ ऐसे, और हम यहाँ पर खड़े हैं, तो ये दोनों पैरेलल हो गए इस पॉइंट के साथ, ये पैरेलल और ये पैरेलल।
ठीक है, मतलब यहाँ पर हम अगर हम कंपास लगाएंगे, कंपास खड़ा करेंगे, 3D वाला कंपास, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरफ शो करेगा। ठीक है, इस तरफ शो करेगा, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल होंगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, और समझ ना आए तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये याद कर लो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर हॉरिजॉन्टल होती है, तो कहाँ पर होती है, मैग्नेटिक इक्वेटर पर। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, एक क्वेश्चन है कि परपेंडिकुलर कहां पर होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर कहां पर होंगी, तो कहां पर परपेंडिकुलर होंगी। अब देखो ये सीधे यहां पर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से गई और यहां पर आई, तो यहां पर परपेंडिकुलर हो रहा है, यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर और यहां पर ऐसे जाते हुए परपेंडिकुलर, ये 90 और ये 90। तो ये अगर परपेंडिकुलर पूछे तो कहां पर होगा, पोल्स पर, मैग्नेटिक पोल्स पर। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहां पर होगा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां पर मिलेगी हमें, मैग्नेटिक पोल्स पर, मैग्नेटिक पोल्स पर, दोनों मैग्नेटिक पोल्स पर, यहां पर भी और यहां पर भी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक, नॉट ज्योग्राफिकल। इसके बाद दूसरा क्या है, पैरेलल, पैरेलल कहां पर होंगे, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कहां पर होती हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, मुझसे जितना हो सकता था मैंने समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। पैरेलल होगा तो कहां पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो कहां पर होंगी, पोल्स पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल रजिस्टर। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल रजिस्टर, कौन सा यहाँ पर एलिमेंट है जो रजिस्टर को अफेक्ट नहीं करेगा। तो रजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए, द करंट थ्रू इट, और दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, P इक्वल्स टू आई आर, आर इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, द करंट थ्रू इट, तो करंट भी करेगा, है ना, इस पे सही मार्क लगाना नहीं चाहिए। क्या पूछा, इज नॉट अफेक्ट, तो करंट तो करता है क्योंकि V इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू वी आई है, जितना जितना करंट होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। इट्स लेंथ, लेंथ के साथ सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द रजिस्टर। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, हर मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट होती है, तो ये बढ़ता ही नहीं है, तो इसी पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो एरिया पर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है रेजिस्टर, है ना, तो ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, रेजिस्टिविटी पर, क्योंकि रेजिस्टिविटी पहले ही फिक्स हो चुकी है, उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज अ रॉड इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज बाय रबिंग इट विथ वूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस केस। तो यहां पर कौन सा केस सही होगा, द नेगेटिव चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू वूल, नहीं, वूल से रॉड पे जाते हैं। द नेगेटिव चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू रॉड। वूल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें अगर रबिंग करें तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये वूल है, वूल का एक कपड़ा है और इस पे हमने रॉड को घिसा, रब करा, तो इसके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके ऊपर, रॉड के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होता है ना, क्योंकि ट्रांसफर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ये तो न्यूक्लियस में होता है, तो वो
निकालना बहुत टफ होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स को निकालना टफ होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द सिंबल ऑफ SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस H इज स्टैंड फॉर। तो इंडक्टेंस की SI यूनिट H होती है। अब H क्या है यहाँ पर? हेनरी। H क्या है? हेनरी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा हेनरी। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, दूसरा क्वेश्चन यहीं पर है। अ करंट ऑफ, एक मिनट, दूसरा भी है, हाँ 4 क्वेश्चन और बचे हैं। A current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. The amount of electric charge. तो ठीक है, यहाँ पर करंट कितना गिवन है हमारे पास? 1 एम्पियर। टाइम हमारे पास कितना गिवन है? 10 मिनट्स। और 10 मिनट्स को सेकंड में चेंज कर देंगे तो 600 सेकंड्स, 600 सेकंड्स हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है? चार्ज। तो हमें पता है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन में T होता है, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू टी। I हमारे पास 1 है, T हमारे पास 600 है, तो क्या हो जाएगा? 600 कूलम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पर ये I स्क्वायर R था, ठीक है, और ये I R स्क्वायर है, ये V I है, और ये V स्क्वायर बाई R है। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट नहीं करता पावर को? तो देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास I स्क्वायर RT, है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। तो ये वाला तो होगा ही होगा, है ना, रिप्रेजेंट नॉट, तो ये वाला तो होगा ही होगा, I स्क्वायर R होगा। तो इस पर ये वाला मतलब सही आंसर नहीं है, क्योंकि नॉट पूछा है, ये वाला नहीं है। I R स्क्वायर बी वाला, I R स्क्वायर नहीं होता है, I स्क्वायर R होता है। पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R होता है। अब यहाँ पर बाकी चीजें भी रख सकते हो, तो P इक्वल्स टू, अगर यहाँ से हम I की वैल्यू रख दें, I इक्वल्स टू क्या होगा? I इक्वल्स टू V अपॉन में R, है ना। V अपॉन में R रखेंगे तो VI वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, और अगर R की वैल्यू रख देंगे तो हमें यहाँ से दूसरा फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन में R मिल जाएगा। तो पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, I स्क्वायर R, VI और V स्क्वायर बाई R। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कौन कर सकता है? तो ये आपको पता होगा, जनरेटर। जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है। ये करता है डिटेक्ट, नॉट मेजर, मेजर नहीं करता है, डिटेक्ट करता है करंट को। ये एमीटर क्या करता है? ये करता है मेजर, ठीक है। मोटर क्या करता है? मोटर कन्वर्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कौन? मोटर। और जनरेटर क्या करता है? उसको, करंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है यहाँ से, एक ये डी वाला और एक सी वाला। जब भी मेजर करने के लिए पूछे तो अमीटर, डिटेक्ट करने के लिए बोले तो गैल्वेनोमीटर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।